नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा उपन्यास जिसने, आप कह सकते हैं, कई पीढ़ियों को छुआ है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। जी। हमारे पास जो आज सामग्री है वो असल में खुद एक विश्लेषण है, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा कह लीजिए, जो इसी कहानी के नाटकीय अंदाज और जो उसकी भावनात्मक उथल पुथल है उसको सामने लाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ चंदर और सुधा की प्रेम कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उस माहौल में पनपते सपने, दोस्ती और हाँ, उस दौर के जो सामाजिक बंधन थे उनकी एक तस्वीर है। सही कहा। ये स्रोत यही बताता है कि कैसे उस माहौल में दो दिल करीब आते हैं और फिर उनकी कहानी कैसे एक पूरे युग की भावनाओं का आईना बन जाती है। तो चलिए, इसी विश्लेषण के सहारे कहानी की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां इमोशंस सबसे ज्यादा तीव्र हैं, है ना, जहां ड्रामा शायद अपने चरम पर है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कहानी के माहौल और किरदारों से। स्रोत ने इलाहाबाद के उस खास माहौल, चंदर की वो बुद्धिजीवी और संवेदनशील शख्सियत और सुधा की वो चंचल मासूमियत, उसका बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जैसा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक मंच तैयार करने जैसा लगता है ना? बिल्कुल। ये स्रोत हमें सीधा कहानी के उसके दिल में ले जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो कैंपस, वो गंगा किनारे की शामें, लाइब्रेरी में साथ बिताए वो पल। हाँ। ये सब महज एक बैकग्राउंड नहीं है। ये उस रिश्ते की आत्मा है जो धीरे धीरे पनप रहा है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि चंदर और सुधा का रिश्ता वो दोस्ती की एक पवित्र चादर में लिपटावा शुरू होता है। अच्छा। उनकी बातें, उनकी खामोशियां भी, उनका एक दूसरे को समझना, इसमें एक खास किस्म की नाटकीयता है। बाहरी नहीं, पर हाँ, अंदरूनी। हाँ, वो दोस्ती के पर्दे में छुपा प्यार वाला पहलू जिसकी बात होती है अक्सर। स्रोत इशारा करता है कि ये रिश्ता कितना सहज था, कितना नेचुरल। जी। जैसे वो पेड़ों के नीचे घंटों बातें करना या कभी-कभी तो बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की बात समझ लेना। ये छोटी छोटी बातें ही तो होती हैं जो रिश्ते की नींव बनती हैं। सही कहा। और स्रोत इन पलों को जिस तरह उभारता है, खासकर वो जो नाट्य प्रस्तुतिकरण का जिक्र है, उसमें हल्का संगीत, ठहराव, हाँ। उससे ये महसूस होता है कि ये सिर्फ कहानी के हिस्से नहीं, बल्कि जिंदगी के वो कीमती पल हैं जिन्हें हम सहेजना चाहते हैं। चंदर का वो इंटेलेक्चुअल चार्म और सुधा की सहजता, इन दोनों का मेल एक ऐसा ताना बाना बुनता है जो बहुत नाजुक है, बहुत डेलिकेट। और यहीं से कहानी का वो भावनात्मक ड्रामा शेप लेना शुरू करता है। एक मासूमियत जो शायद आने वाले तूफान से अनजान है। और यही मासूमियत, यही सहजता शायद कहानी के बाद के मोड़ को और ज्यादा दुखद और ज्यादा त्रासद बना देती है। बिल्कुल। जब बाहरी दुनिया, मतलब समाज और उसकी जो परंपराएं हैं, वो इस रिश्ते पर हावी होने लगती हैं। बिल्कुल। स्रोत इसी मोड़ को कहानी का सेंट्रल ड्रामेटिक पॉइंट मानता है, जब सुधा का विवाह कहीं और तय हो जाता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस दौर की सामाजिक सच्चाई का एक क्रूर प्रदर्शन है। स्रोत जिस तरह सुधा की बेबसी और चंदर के टूटे दिल को दिखाता है, खासकर वो सुधा का आंसुओं के साथ हाँ कहना, हाँ, वो बहुत मार्मिक है। वो पल कहानी के भावनात्मक और नाटकीय बोझ को एकदम पीक पर ले जाता है। स्रोत में जो हल्के तनाव वाले वायलिन संगीत का संकेत है, वो शायद इसी टूटन और लाचारी को उभारने के लिए है। और वो महज एक शब्द नहीं रह जाता, वो शायद उस पूरे युग की लड़कियों की अनकही मजबूरी का प्रतीक बन जाता है। सही बात है। चंदर का दर्द फिर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, वो उस सामाजिक व्यवस्था पर एक सवाल भी खड़ा करता है जहां व्यक्तिगत भावनाओं का अक्सर कोई मोल ही नहीं होता था। और यहीं से कहानी का ड्रामा एक नए लेवल पर पहुंचता है। स्रोत बताता है कि सुधा के विवाह और विदाई के बाद चंदर की जिंदगी में जो खालीपन आता है, वो कितना गहरा है। वो हर जगह सुधा को तलाशता है, किताबों में, दोस्तों की बहसों में, गलियों में, यहाँ तक कि दूसरे रिश्तों में भी शायद। लेकिन उसे मिलता है तो सिर्फ सूनापन। ये तलाश अपने आप में एक नाटकीय यात्रा है, कुछ खो देने का वो एहसास जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सही। स्रोत में धीमी, भावुक पियानो और वायलिन के मिक्स का जो उल्लेख है, वो इसी वीरानगी और दर्द की गहराई को आवाज देने की कोशिश है। ये तलाश सिर्फ सुधा की तलाश नहीं, शायद अपने खोए हुए हिस्से की तलाश है, उस मासूमियत की, उस अधूरे रह गए प्यार की।
और फिर कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां उपन्यास का शीर्षक गुनाहों का देवता वो सार्थक लगने लगता है। हाँ, ये पॉइंट स्रोत बहुत महत्वपूर्ण मानता है। चंदर का प्रेम अब उसके लिए पूजा भी है और गुनाह भी। अच्छा, कैसे? पूजा इसलिए कि सुधा उसके लिए पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक है जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। और गुनाह इसलिए कि वो अब किसी और की पत्नी है और समाज की नज़रों में, शायद खुद उसकी अपनी नज़रों में भी, उसे इस तरह याद करना या चाहना नैतिक रूप से गलत है। ये जो अंदरूनी संघर्ष है। हाँ, ये गहरा आंतरिक संघर्ष, ये अपराध बोध, यही चंदर को गुनाहों का देवता बनाता है। एक ऐसा देवता जो प्रेम की पवित्रता को पूजता भी है और साथ ही सामाजिक नियमों के उल्लंघन का दोषी भी महसूस करता है। ये द्वंद्व ही कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा है फिर तो, है ना? मतलब भारी परिस्थितियों से ज्यादा अब ये लड़ाई चंदर के अपने अंदर चल रही है। बिल्कुल। उसका किरदार एक ट्रैजिक हीरो का बन जाता है जो अपने ही आदर्शों और भावनाओं के बोझ तले दबा हुआ है। बिल्कुल। और स्रोत का जो विश्लेषण है वो यही दिखाता है कि ये आंतरिक कश्मकश कहानी को एक आम प्रेम कहानी से कहीं ऊपर ले जाती है। ये मानवीय मनोविज्ञान की गहराइयों को छूती है। हाँ, चंदर का चरित्र बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब वो सिर्फ एक हारा हुआ प्रेमी नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो नीतिता, प्रेम और सामाजिक दबावों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। उसका दर्द सिर्फ रोने धोने वाला नहीं, बल्कि एक तरह का अस्तित्वगत संकट बन जाता है। स्रोत का नाटकीय प्रस्तुतिकरण इसी जटिलता को महसूस कराने की कोशिश करता है। स्रोत ये भी कहता है कि कहानी अधूरी रह जाती है, लेकिन यही अधूरापन इसे अमर बनाता है। ये बात सोचने वाली है, क्या वाकई अधूरी कहानियां ज्यादा असर छोड़ती हैं? शायद इसलिए कि अधूरापन यथार्थ के ज्यादा करीब होता है। जिंदगी में हर कहानी पूरी कहाँ होती है ना? हर प्यार को मंजिल नहीं मिलती। सही बात है। और ये अधूरापन पाठक या श्रोता को एक खाली जगह देता है जिसे वो अपनी भावनाओं से, अपने अनुभवों से भर सकता है। कहानी का जो नाटकीय क्लाइमैक्स है वो शायद सुधा की विदाई में उतरा नहीं है, जितना उस विदाई के बाद चंदर के मन में चलने वाले उस अंतहीन संघर्ष और कभी न खत्म होने वाले प्रेम में है। स्रोत का जो निष्कर्ष है कि सच्चा प्यार परिस्थितियों के बावजूद दिल में जिंदा रहता है, वो शायद इसी अधूरेपन की खूबसूरती को दिखाता है। स्रोत में हल्के उम्मीद भरे संगीत का जो संकेत है वो शायद इसी अमरता की ओर इशारा करता है। तो ये कहानी सिर्फ प्रेम और विरह की नहीं, बल्कि समय, समाज और व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष की भी कहानी बन जाती है। स्रोत इसे युग का आईना कहता है, और ये बात कितनी सटीक लगती है यहाँ। बहुत सटीक, क्योंकि ये उपन्यास और उसका जो नाटकीय अंदाज है वो हमें उस खास दौर में ले जाता है। आज़ादी के तुरंत बाद का भारत। युवाओं के मन में नए सपने थे, लेकिन समाज अभी भी पुराने ढांचों में जकड़ा हुआ था। हाँ, वो ट्रांजिशन का दौर था। बिल्कुल। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल उस बौद्धिक और भावनात्मक उथल-पुथल का एक केंद्र था। चंदर और सुधा की कहानी उस पीढ़ी के कई युवाओं की कहानी बन जाती है जो प्रेम करना चाहते थे, लेकिन सामाजिक वर्जनाओं और पारिवारिक दबावों के आगे बेबस थे। स्रोत का नाटकीय विश्लेषण हमें पात्रों के निर्णयों और उन पर पड़ने वाले सामाजिक बोझ को महसूस करने में मदद करता है। तो मतलब कहानी का ड्रामा सिर्फ किरदारों के बीच नहीं है, बल्कि किरदार और समाज के बीच भी है, और फिर किरदार के अपने अंदर भी। ये तो कई लेयर्स वाला ड्रामा है। हाँ, और यही इसकी ताकत है। स्रोत जिस तरह कहानी के नाटकीय उतार चढ़ाव को दिखाता है, रिश्ते का बनना, फिर अलगाव का संकट और उसके बाद की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, उसका उपयोग करके वो सुनने वाले को सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि उस अनुभव का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस दौर की सच्चाई, उन भावनाओं की तीव्रता को महसूस कराना है। कहानी का ड्रामा व्यक्तिगत होते हुए भी यूनिवर्सल हो जाता है। किरदारों के गहरे भावनात्मक द्वंद्व और सामाजिक बाधाओं के चित्रण के कारण मतलब टाइमलेस बन गई है। जी। और स्रोत खुद भी अपनी प्रस्तुति में, जैसे संगीत का जिक्र, ठहराव, आवाज के उतार चढ़ाव की बात, उसी नाटकीयता को पकड़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल। स्रोत की ये कोशिश दिखाती है कि कहानी कहने का माध्यम चाहे किताब हो या ऑडियो, उसका लक्ष्य पाठक
या श्रोता को उस भावनात्मक यात्रा पर ले जाना होता है। ये कहानी हमें प्रेम की जटिलताओं पर, सामाजिक दबावों की क्रूरता पर और मानवीय भावनाओं की अदम्य शक्ति पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। और स्रोत के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें जिया भी जाता है। हाँ, ये पंक्ति वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कैसे साहित्य, खासकर जब उसे इतने भावनात्मक और नाटकीय अंदाज में पेश किया जाए, हमें उन अनुभवों से जोड़ता है जो शायद हमने खुद न जिए हों। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिनकी सच्चाई हम महसूस कर सकते हैं। ये हमें समय और स्थान से परे ले जाकर मानवीय भावनाओं के उस विशाल समंदर से जोड़ता है, जहाँ हर दर्द, हर खुशी, हर कश्मकश कहीं न कहीं साझा है। शायद यही कला का, साहित्य का असली उद्देश्य है, कहानी के जरिए जिंदगी के गहरे सत्यों को महसूस कराना। गुनाहों का देवता का ड्रामा हमें यही महसूस कराता है। तो ये कहानी, जैसा कि स्रोत ने दिखाया, अपने नाटकीय उतार चढ़ाव और भावनात्मक गहराई के कारण आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाती है कि दिल के मामले और समाज के नियम अक्सर टकराते हैं, और इस टकराव से जो ड्रामा पैदा होता है वो इंसानी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और शायद ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्यों कुछ प्रेम कहानियां, खासकर अधूरी प्रेम कहानियां, हमारी यादों में इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। क्या उनमें हमें अपनी ही किसी अधूरी ख्वाहिश या किसी अफसोस का अक्स दिखता है? ये सवाल गुनाहों का देवता जैसी कहानियां हमेशा जिंदा रखेंगी।